अनामिका एक अमीर घर में बहू बन के आती है। अचानक से सासू माँ का मोबाइल फोन बजते देख वो चौंक जाती है। हे ईश्वर, ऐसी परीक्षा तो मेरे दुश्मन को भी कभी देना ना पड़े। अब मैं अपनी सासू माँ को कैसे बचाऊंगी? ऐसा सोचकर वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसके पति वहाँ पे आते हैं। अनामिका, माँ का फोन बज रहा है, तुम उसे उठा नहीं रही हो और इस तरह घबरा रही हो। जाके देकर आओ माँ को। रमेश इस तरह कहता है। अनामिका घबराते हुए कहने लगती है, मैं नहीं ले जाने वाली हूँ राम। अभी अगर उनके कमरे में गई तो अभी तो वो आराम से एसी चला के खराटे लेके सो रही होगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं क्या करूँगी? मैं एसी ऑफ कर दूंगी। उसके बाद सासू माँ पसीने से नहा लेंगी। उसके बाद तो वो मुझे स्विमिंग पूल में डुबो के गालियों के साथ मार देंगी। ऐसे डरोगी तो कैसे चलेगा अनु? तुम इस घर की बहू हो। पिताजी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर माँ ने कुछ कहा तो पिताजी को साथ ले जाना कहने के लिए। फिर माँ कुछ कह नहीं पाएगी और वो चुप हो जाएगी। रमेश के इस तरह से कहने पर अनामिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है। सही कहा राम, मैं बस माँ से डर रही थी। मैं तो भूल ही गई थी पिताजी ने क्या कहा था। अब देखो राम। इस तरह सोचकर अनामिका सासू माँ जहाँ सो रही होती है उस कमरे में जाती है। फुल एसी चल रहा था। कमरा पूरा ठंडा हो चुका था। अनामिका ठंड से कांप रही थी। अचानक से शारदा का फोन फिर से बजता है। हे भगवान, लग नहीं रहा कि सासू माँ का कमरा है। लग रहा है बर्फ वाले इलाके में फंस गई हूँ मैं, और लग रहा है कि मैं बर्फ से ढक चुकी हूँ। इससे ज्यादा और मैं नहीं सह सकती। इतना कहकर वो कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। अचानक से सासू माँ के सर के पास एसी का रिमोट दिखता है उसे। जल्दी से वो रिमोट लेकर वो एसी ऑफ कर देती है। फिर अनामिका उस रिमोट को लेकर सीधा हॉल में आ जाती है। वहाँ पे रमेश खड़ा था। अनु, फोन के बारे में तुमने माँ से कहा कि नहीं? अब क्या कहूँ राम, जैसे ही उस कमरे में मैं गई मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। जैसे मानो कि मैं बर्फ में बदल गई हूँ। मैं पहले एसी ऑफ की, फिर फोन उनके सर के बगल में रख दी और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग कर आ गई। बस इतना ही है। अनु, देखो कितनी गर्मी है। आसमान में सूरज कितना तेज है। ऐसे में एसी की तो जरूरत पड़ेगी ही। बिना एसी का कोई कैसे रह सकता है? एसी क्यों राम, फैन काफी है। ये गर्मी सिर्फ तुम्हारे और सासू माँ के लिए तो नहीं है, सभी के लिए है। तो क्या मैं और पिताजी आज तक कभी एसी के लिए पूछे हैं? कभी भी इस बारे में हमने बात तक नहीं किया ना। तो घड़ी हाथ में पहनने के लिए होता है, कलम लिखने के लिए होता है, और जब गर्मी हो तभी एसी चलाना होता है कि नहीं? वो बात तो सही कहा अनामिका। करंट बिल देखिए कितना बिल आया है। इतना करंट बिल कौन भरेगा बताइए? इतना बिल कौन भरेगा? कैसी बात कर रही हो अनामिका? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम अमीर सासू माँ शारदा की बहू हो। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार याद दिला देता हूँ, तुम अमीर सासू माँ की बहू हो। पर आप भी जान लो, बस सासू माँ अमीर है, मैं नहीं। मैं तो बस नाम की अमीर बहुरानी हूँ, और मैं कहने भी गई तो सासू माँ सह नहीं पाएगी। सासू माँ अमीर है, बहुरानी गरीब। ऐसी बातें चली रही थी, तब तक शारदा पसीने से लथपथ होकर अंदर से बाहर निकल आती है। रमेश उन्हें इस हालत में देख के बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शारदा गुस्से से अनामिका को देखने लगती है। बहू, एसी किसने ऑफ किया? पूरा कमरा बर्फ का पहाड़ बन गया था। एक बार बिल भी देखिए, कितना बिल आया है। 1000 रुपए पार कर चुका है। पार कर गया तो करने दो। तुम पैसे मायके से लाकर तो यहाँ पे भरोगी नहीं। पैसा मेरा पति और बेटा कमाता है। तुम इतना दिमाग क्यों चलाने जा रही हो? माँ जी, पिताजी ने मेरे कंधे पे पूरे घर की जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि घर कंट्रोल में रहे। इसीलिए बिजली बिल को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने एसी का स्विच ऑफ कर दिया था। तुम्हें पीटू की मारू या गाली दूं समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो पूरे घर को देखने लगती है। सारे दरवाजे खिड़की खुले हुए थे, एसी फैन बंद था। क्यों बहू, तुमने एसी फैन बंद करके खिड़की दरवाजा ऐसे खोल रखा है? तुम्हारे चाचा भाई चोर है क्या, जो चोरी करेंगे इसलिए तुम दरवाजा खिड़की उनके लिए खोल रखी हो? अरे माँ जी, वो बात नहीं है। मैंने इसलिए सब कुछ खोल रखा है ताकि ठंडी हवा अंदर आए और उसकी वजह से फैन एसी चलाना ना पड़े। उससे हमारा करंट बिल भी तो कम आएगा। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मैं कह रही हूँ बहू, 2 मिनट के अंदर सारे दरवाजा खिड़की बंद करो, फिर एसी फैन सारे चला दो, नहीं तो इस घर में युद्ध लग जाएगा, युद्ध।
चाहे कोई भी युद्ध लग जाए माँ जी, मैं खिड़की दरवाजा नहीं बंद करने वाली और ना ही एसी फैन चलाने वाली हूँ। पिताजी ने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी दी है। मैं आपको ना कह रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अनामिका कहती है। एक तरफ सूरज की गर्मी जला रही थी, दूसरी तरफ बहू की बातें जला रही थी। शारदा को पागल पागल लगने लगता है। वो गुस्से से कहने लगती है, रिमोट दो बहू। नहीं दूंगी माँ जी, अभी शाम का वक्त है, वातावरण ठंडा हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, थोड़ा सब्र कीजिए माँ जी। आजकल बहुत नाटक चल रहा है इस घर में, मैं भी देख लूंगी। गुस्से से एक लात मार के अनामिका को गर्दन पकड़ के घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? बाहर निकाल दी बहू, जब तक ये गर्मी खत्म ना हो तुम मेरे सामने मत आना। कहीं जाके तुम रहो, जरूरत पड़े तो मैं राशन भिजवा दूंगी, ना कहोगी तो तुम्हारे मुंह पे पैसे भी फेंकूंगी। बताओ क्या चाहिए? बिना किसी गलती के आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। जब तक आप आके मुझे लेकर नहीं आएंगी अपने घर पे, मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली हूँ। मैं आपके सामने रह के दिखाऊंगी। मिट्टी का घर ना मिले तो झोपड़ी में रहना, जहाँ जानवर रहते हैं। फिर भी ना हो तो सड़क पे जाके सोना। मैं तो आराम से एसी फैन चला के सोऊंगी। तो आप अपनी बातों पर अटे हैं ना? बोलिए। हाँ हाँ, जरूर रहूंगी। आप कहिए। अगर मैं जीती तो जो मैं कहूँगी वो सुनना होगा, और तुम जीती तो तुम जो कहोगी मैं सुनूंगी। इस बात के लिए तैयार हो ना बहू? मैं तैयार हूँ माँ जी, पर एक शर्त है कि आप इस वक्त न खिड़की खोलेंगी न दरवाजा खोलेंगी। ठीक है बहू, शर्त मंजूर है मुझे। इस तरह कहने के बाद शारदा एसी ऑन करती है, पर एसी नहीं चलता। फिर फैन ऑन करती है, फैन भी नहीं चलता। तब जाके समझ में आता है कि घर में बिजली नहीं है। अरे बिजली नहीं है, मुझे तो पता नहीं था। मैंने बहू के साथ शर्त भी लगा लिया। वैसे भी ज्यादा देर तक बिजली कटी हुई नहीं रहेगी, वापस भी जल्दी आ जाएगी। इतना कहकर शारदा सोफे पे जाके बैठ जाती है। जैसे ही थोड़ा समय निकलता है, ह्यूमिडिटी की वजह से शारदा पसीना पसीना हो जाती है। पसीने से शारदा अब लथपथ हो जाती है। उठ के खड़ी हो जाती है। वो जाती है फैन ऑन करने के लिए, पर फैन चलता ही नहीं। अब फैन ना चलने की वजह से शारदा का पसीना मानो नदी होके बहने लगता है। एक तो इतनी गर्मी, हे भगवान, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे पता ही नहीं था कि बिजली नहीं है। मैं दरवाजा बंद कर दी, साथ ही साथ खिड़की भी बंद कर दी। एक बूंद बाहर से अंदर हवा तक नहीं आ पा रही है। अब मैं कैसे ज्यादा देर रुकूं? इस तरह सोचते हुए वो अपना पसीना पोंछती है और घड़ी के अंदर घूमने लगती है। तब तक पसीने से लथपथ रमेश शारदा के पास आता है। ये गर्मी से परेशानी किस बात की माँ? बिजली नहीं है बेटा, थोड़ा सा तो धैर्य रखो तुम। हाँ, कम से कम अब तो हमें खिड़की खोलने दो माँ। फिर शारदा सास बहू के बीच में क्या कुछ हुआ सब कुछ खुल के बताती है। उधर अनामिका हरीश और भव्या को स्कूल से अपने मिट्टी के घर पे ले आती है। माँ, हमें उस घर में जाना है माँ। हाँ माँ। हाँ बच्चे, पर जब तक दादी नहीं बुलाती हमें यहाँ बाहर ही रहना होगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, घर के बाहर पेड़ के नीचे आराम से बैठ के हम गप्पे लड़ा सकते हैं। ठीक है माँ। अब बच्चे तैयार हो जाने पे पेड़ के नीचे मिट्टी के घर के बाहर बैठ के हरीश, भव्या, अनामिका बातचीत करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो गई, पर शारदा के घर में तभी भी बिजली नहीं आई। लेकिन गरीब अनामिका के घर में बिजली थी। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो दरवाजा खोल के अनामिका के पास बाहर निकल आती है। ऐसे कैसे? इतने बड़े घर में बिजली नहीं और इस मिट्टी के घर में बिजली है? हाँ ऐसे माँ जी। तभी अनामिका पावर सप्लाई का फ्यूज शारदा को दिखाती है। गुस्से से शारदा दांत कटकटाने लग जाती है। देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। फिर शारदा कहती है, चलो बहू, अब घर में चलो, जाके फिक्स करो। कल से मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। शारदा के कहने पे अनामिका आकर फ्यूज लगा देती है। तुरंत करंट आ जाती है। फैन, एसी सब चलने लगता है। तब जाके शारदा और रमेश चैन की सांसें लेते हैं। प्रसाद को ऑफिस से लौटने के बाद बच्चे पूरी बात खुल के बताते हैं। तब से मिलजुल के पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। वो अमीर सुदर्शन का घर था। लंबे पैरों वाली अनामिका वहाँ खड़ी थी। गरीब रमेश, शारदा और प्रसाद अनामिका को बस देखे ही जा रहे थे। आपने मेरी बेटी को देखा ना? उसके लंबे पैर होने की वजह से उससे शादी करने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। अगर आप शादी कर ले तो आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं अनामिका से शादी करूंगा।
पर आपको हमें एक छोटा सा घर देना पड़ेगा ताकि हम वहाँ रह सके और जो काम मिले वो काम करके हम अपनी जीविका चला सके। रमेश की बातें सुन के सुदर्शन और अनामिका दोनों बहुत खुश हुए। सुदर्शन के पास जो कुछ था वो सब कुछ देकर अपने लंबे पैरों वाली बेटी अनामिका की धूमधाम से शादी करवाते हैं और इसी के साथ साथ वो एक टाली वाले घर पे सबके रहने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन बड़े ही जलनखोर सुभद्रा शारदा के टाली के घर में आती है। क्या हो जलन कुकड़ी, इस तरफ कैसे आ गई? या फिर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमारे घर आई हो? क्या दीदी, आप मुझे जलन कुकड़ी बोली? मेरा नाम सुभद्रा है। अच्छा होगा अगर आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाई तो। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें जलन कुकड़ी कही हो ना, अब एक बार सुभद्रा भी कहूंगी। अब ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? बंधक देने के लिए मेरे पास सामान नहीं है और पैसे देने के लिए घर में एक पैसा भी नहीं है। लेकिन शारदा दीदी, जो सुना वो सच है क्या? पहले ये तो बताओ तुमने सुना क्या, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी वो सच है या झूठ। बिना बात सुने हुए कैसे बताऊं कि वो सच है या झूठ है? यही कि दीदी, आपकी लंबे पैरों वाली बहू सबसे क्या पैसे वसूलेगी, ये बात सच है क्या? अरे मेरी जलन कुकड़ी बहन, क्या ये बात सच नहीं है कि हम महिलाओं को कितनी समस्या होती है घर का पंखा साफ करने में, ऊपर से सामान उतारने में, ऊपर चढ़ के कोने कोने साफ करना, दीवार से गंदगी झाड़ना, ये सब काम करना कितना मुश्किल है। ये तो सच है दीदी। इसीलिए मैं अपना नया व्यापार शुरू की हूँ। व्यापार? हाँ मेरी जलन कुकड़ी, तुम्हें बताना होगा कि क्या क्या काम है तुम्हारे पास, कितने समय के अंदर चाहिए, इस हिसाब से रिसीट कटेगी। फिर मेरी बहू अनामिका तुम्हारे घर पे जाके सारा साफ सफाई करके फिर से वो वापस घर आ जाएगी। शारदा के दिए हुए विवरण सुनकर सुभद्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे मेरी जलन कुकड़ी बहन, ऐसे मेढक की तरह मुंह क्यों खोल के रखी हो, बंद करो। ये सुनकर सुभद्रा जल्दी से अपना मुंह बंद करती है। इसीलिए लंबी पैरों वाली बहू जब है तो हमें परेशानी की क्या जरूरत है। हमने एक बोर्ड भी बनाया है, अब उसे टांगना भी है। शारदा दीदी, एक बार अपनी लंबे पैरों वाली बहू को बुलाओ, मैं भी देखूं वो ये सब काम करने में सक्षम है या नहीं। ठीक है। अरे बहू, हमारे घर रिश्तेदार आए हैं, चाय लेकर आओ। इस तरह वो कहती है। उधर बगीचे में अपने सुविधा अनुसार किचन की व्यवस्था की थी अनामिका, वहाँ वो चाय बनाने लगती है। अच्छा ठीक है माँ जी, इस तरह जोर से बोलती है। उधर सुभद्रा और शारदा अपने में बात करने लगती है। फिर 2 मिनट के अंदर ही चाय लेकर अनामिका उन दोनों के पास पहुँचती है। अनामिका के पैर इतने लंबे थे कि सुभद्रा उसके चाय के कप तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। बहू, चाय के कप तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, तुम ही दे दो। सुभद्रा के कहने पर अनामिका जैसे ही उसे चाय का कप देने जाती है वो गिर जाता है। अब वो गरम चाय सीधा सुभद्रा के चेहरे पे जा गिरी। सुभद्रा का चेहरा जल के उसमें से धुआं निकलने लगता है। अरे सुभद्रा, तुम्हारे इस काम के लिए मेरी लंबी बहू ही काफी है। 1000 रुपए प्रति महीने और 3 घंटे का एडवांस देना होगा, दे दो। मेरा चेहरा जल गया, उसको लेके परेशान हूँ और व्यापार की बात कर रही हो, ये ठीक नहीं है दीदी। अरे जलन कुकड़ी, वो शिवगामिनी 2 घंटे के लिए पूछी थी, खेत में कुछ काम था, घंटे के लिए 1500 रुपए दी है। उसकी बातें सुनकर सुभद्रा मनी मन सोचती है, अच्छा वो शिवगामी, मैंने तो सोचा है ये बहू अनामिका से पूरे आम का खेत चोरी करवाने का। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं 2000 घंटे का दूंगी और इस लंबी पैरों वाली बहू रानी अनामिका को साथ ले जाऊंगी। इस तरह मनी मन सोच रही थी सुभद्रा। तब तक शारदा, बहू हमारे घर में बहुत कचरा पड़ा है, जरा उन्हें साफ कर दो। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर एक डस्ट पैन और झाड़ू लेकर शारदा का दिखाया हुआ गंदगी वो साफ करने लगती है। सुभद्रा ये देखती है और मनी मन सोचने लगती है, ये लंबे पैरों वाली अनामिका बताए हुए सब काम ही कर लेती है, इसे अब ले जाना होगा। इस तरह मनी मन सोचती है। फिर शारदा को 10,000 का एक बंडल निकाल के देते हुए कहने लगती है, दीदी ये लंबे पैरों वाली बहू अनामिका को मैं साथ ले जा रही हूँ, अभी के अभी। शारदा हाथों में पैसे देखकर मनी मन बहुत खुश हो जाती है। सुभद्रा लंबे पैरों वाली अनामिका को अपने साथ ले जाती है। वो आगे आगे चलती है और अनामिका पीछे पीछे। जब गली के आखिरी तक पहुंच जाती है, प्रसाद वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे बहू,
तुम कहाँ जा रही हो? पिताजी, ये मुझे साथ लेकर जा रही हैं। इनके घर में शायद कुछ काम है, वही काम करवाने के लिए। घर पे काम कराने के लिए? सुभद्रा, पर तुम्हारा घर तो इस तरफ है, फिर इधर क्यों ले जा रही हो उसे? भाई साहब, मैंने शारदा दीदी को सब बता दिया है, आप परेशान मत होइए। एक छोटा सा काम है, चुटकी बजाते ही काम खत्म हो जाएगा। चुटकी बजाने वाला काम था, फिर आप 10,000 क्यों दी? अनामिका की बातें सुन के प्रसाद आश्चर्य होकर, क्या बहू, एक काम के लिए इसने 10,000 रुपए दिए? हाँ पिताजी, इन्होंने 10,000 रुपए दिए हैं। विश्वास नहीं होता आप इन्हीं से पूछ लीजिए। भाई साहब, आप घर जाइए, दीदी आपको पूरी बात खुल के बताएगी। इतना कहकर सुभद्रा वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। मैं अभी जाती हूँ पिताजी। इतना कहकर अनामिका सुभद्रा के पीछे पीछे जाने लगती है। प्रसाद वहाँ से चलते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। सुभद्रा और लंबे पैरों वाली अनामिका सीधा आम के बगान पहुँच जाती है। छोटी मौसी, ये कहाँ ले आई? ये तो आम का बगान है। हाँ बहू, हम यहाँ पे लुका छुपी खेलेंगे। अरे मौसी जी, आप तो बहुत छोटी है, मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? अगर ये बात पहले कह दी होती तो इस काम के लिए मैं कभी नहीं आपके साथ आती। अब आप अगर अपने पैसे वापस मांगना चाहेंगी भी तो मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकती। सुनो बहू रानी, मैं एक थैला पकड़ूंगी और तुम जल्दी जल्दी सारे पेड़ में जितने आम हैं सबको काट के इसमें डाल देना। अरे मौसी जी, अब तक तो कई लोगों ने अपने साथ ले गए अपने घर के कामकाज करवाने, किसी ने आज तक मुझसे चोरी नहीं करवाई, पर आप चोरी करवाने लाई है। ये तो गलत काम है, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे ये क्या, तुम यहाँ आने के बाद मुझे सदमा दे रही हो? देखो, जो कह रही हूँ चुपचाप करो। मैं थैला पकड़ती हूँ, तुम लंबी हो, ऊपर से सारे आम तोड़कर इस बैग में डालते रहो। हे भगवान, ये काम मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर बहू अनामिका आगे चल के जाने लगती है। कहो तो, हमारे बीच क्या बात हुई थी? मैं जो काम कहूँगी वही करोगी। अब तुम यहाँ पे नहीं करूँगी कह रही हो, मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये कहकर सुभद्रा दुखी हो जाती है। उधर अनामिका सीधा अपने घर वापस आ जाती है। अनामिका को जल्दी घर वापस आते देख शारदा, रमेश, प्रसाद सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। क्या हुआ बहू, रोते रोते घर लौट क्यों आई? अनामिका, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? बहू, वो सुभद्रा तुम्हें कुछ और बोल के कहीं और ले गई थी क्या? क्यों रो रही हो बेटा? बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ। प्रसाद के इस तरह से पूछने पर अनामिका आंसू पोंछते हुए कहती है, पिताजी, वो सुभद्रा मुझे आम के खेत में ले जाकर। अनामिका की बात खत्म होती उससे पहले ही, हाँ बताओ बहू, आम के खेत में ले जाकर उसने क्या तुमसे मारपीट की? नहीं पिताजी, वो मुझे आम बगान में ले जाके आम चोरी करने को कही। मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आई हूँ, इतनी जायदाद छोड़ के मैं आप लोगों के साथ रहने आई हूँ। ये सच है बेटा। सुना शारदा, बहू ने क्या कहा? अगर इसके पिताजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये मेरी ही गलती है बहू, अपने पिताजी से ये सब मत कहना। आज के बाद से मैं तुम्हें कहीं भी काम के लिए नहीं भेजूंगी। देखा जाए तो जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। अनामिका, मेरी माँ तुमसे माफी मांग रही है, अब तुम रो नहीं। आज के बाद से वो तुम्हें कहीं भी किसी के साथ काम के लिए नहीं भेजेगी। घर का काम काज करने में मुझे कोई समस्या नहीं है राम, लेकिन जैसे शादी हुई इस गरीबी हालत को देखकर मैंने सोचा जो काम मिलेगा मैं परिवार के लिए करूंगी, ताकि उससे अगर पैसे आए तो मेरा परिवार अच्छे से चल सके। इसीलिए कभी भी कोई काम के लिए बुलाता था मैं सासू माँ के कहने पे चली जाती थी, और जो पैसे वो देते थे मैं सासू माँ को दे देती थी। हाँ बहू, उन्हीं पैसों से हम 3 वक्त का खाना खाए हैं। मुझे लगा था अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं था सुभद्रा तुमसे ऐसा काम करवाएगी। लेकिन आज के बाद से कभी भी मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी। ठीक है माँ जी। तब से सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका से घर का कामकाज करवाती है और सब मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं।